चलिए हम लोग लेक्चर में जैसा कि बात कर रहे थे और हम लोग की चर्चा हो गई थी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मैंने आपको ये बातें बता दी थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे, मतलब जो अंग्रेजी शासन था, वो भारत को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन की बात की, उन्होंने कुछ सुधार की बात की और उसमें कहा कि हम आपको हाफ डोमिनियन दे देंगे, उत्तरदायी सरकार दे देंगे जो आपके प्रति भी उत्तरदायी होगी और इंग्लैंड वालों के प्रति उत्तरदायी होगी। ये सारी बातें एक तरीके से यह जाहिर कर रही थी कि वो अभी भी उपनिवेश के रूप में भारत को रखना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद के हालात ठीक नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं आप सारे लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का रिपरकेशन ही था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ और उसमें जो वर्साई की संधि हुई वो बड़ी अपमानजनक संधि थी जर्मनी वालों के लिए, और निसंदेह वह किसी एक व्यक्ति को ऐसे ढूंढ रहे थे जो उनका लीडर बने और उनके सेंटीमेंट को लाइक जो वो चाह रहे थे कि मेरी बेइज्जती हुई है, इसका बदला लिया जाना चाहिए, उसी का फायदा कहीं ना कहीं हिटलर लेंगे और ये आगे चल के एक द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। तो ये एकदम तय था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो वर्साई की संधि में जर्मनी की बेइज्जती हुई है उसको पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश हुई है, ये आगे ना कहीं डिसकंटेंट ले आएगा और ये युद्ध का कारण बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सबके मन में चल ही रही थी और इधर भारत की तरफ से भी दबाव आजादी का लगातार बढ़ रहा था। 1919 के जो रिफॉर्म आए थे उसका अवलोकन करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पहले से डिसाइड था कि 10 वर्ष बाद, मतलब 1919 से 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 1929 होगा। 1929 में एक मिशन भेजा जाएगा, कोई भी एक कमेटी भेजी जाएगी और उस कमेटी से का उद्देश्य ये होगा कि वो जाकर के इंडिया में देखेगी कि और कितने रिफॉर्म की आवश्यकता है और जो 1919 का रिफॉर्म रहा वो कहां तक सक्सेसफुल रहा। लेकिन जल्दबाजी में ब्रिटेन की सरकार, देखिए ब्रिटेन की जो सरकार वर्तमान समय में थी, कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि अब रिसेंट जो कमिंग जो इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस में हम हार जाएंगे और हमारी जगह पे दूसरा उनका जो विपक्ष था लिबरल पार्टी जीत रही है। तो उन्हें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जितने अभी तक प्रयास रहे वो विफल हो जाए। तो उन्होंने 2 वर्ष पहले ही, मतलब 29 की जगह पे 1927 में ही एक कमीशन, जिसे आप सारे लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन, भारत भेजा गया। साइमन कमीशन, हाँ, ये वही कमीशन है जिसका हर जगह भारत में विरोध हुआ। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, दोनों के अपने अपने रीजन थे विरोध करने के। और ये वही कमीशन है जिसका विरोध करते हुए हमारे क्या कहते हैं सरदार पटेल, और ये वही कमीशन है जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में डेथ हो जाती है। साइमन कमीशन का इतना विरोध जब होता है तो एक्चुअली अंग्रेजों का कहना था कि साइमन कमीशन हमने इसलिए भेजा है ताकि हम आपके संविधान बनाने में मदद कर सकें। ये उनके अपने लॉजिक्स थे। जब इसका पुरजोर विरोध हुआ और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, साइमन कमीशन वापस गया, तो साइमन कमीशन के वापस जाने से और विरोध करने से जो बिरकेनहेड थे वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने चैलेंज दे डाला कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं आपका संविधान बनाने के लिए, आप नहीं बना पा रहे और आप में काबिलियत भी नहीं है कि आप बना पाए, और अगर बना सकते हैं तो आप हमारे सामने एक प्रारूप लाके रखिए जिससे आपके सारे राजनीतिक दल संतुष्ट हों, तो हम उसी को आपके संविधान का प्रारूप बना दें। इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए 1928 में एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कि संविधान का एक प्रारूप उन्होंने दिया। 1928 में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप कुछ और बातें पढ़ लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट में कुछ मेन बातें ये थी कि पहली बात तो हाफ डोमिनियन की बात की गई थी, और दूसरी बात उन्होंने बात की थी कि
यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होना चाहिए। अब इससे असंतुष्टि हो गई क्योंकि हाफ डोमिनियन को लेकर के अपने कांग्रेस के ही कुछ लोग जैसे नेहरू ही संतुष्ट नहीं थे, और क्या कहते हैं, और भी जो समर्थक थे जो स्वराज चाहते थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। और सेपरेट इलेक्शन की बात ना करने की वजह से मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब समर्थन में नहीं थे। तो जब इसका समर्थन उनके कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने नहीं किया, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विरोध हो गया, तो यह रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं आएगी। मतलब इसको ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी थी कि हम तभी आपकी रिपोर्ट को मानेंगे जब कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अब जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी गई और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और नेहरू रिपोर्ट को भी नहीं माना गया, इसी में आगे चलते हुए एक साल बाद नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर का अधिवेशन 1929 में, और लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर ली गई। अभी तक किसी भी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। लाहौर अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। इसका मतलब नन लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब अब हमें आपकी कोई बात नहीं माननी अंग्रेजों की कि आप मुझे हाफ डोमिनियन दे दीजिए, ये दे दें, वो दे दें। अभी मुझे एक ही चीज चाहिए कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो वो लाहौर अधिवेशन था। कब हुआ? 1929 में हुआ। और कौन अध्यक्ष था? तो पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। अब जब 1929 में इसकी मांग हो गई कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, तो इसी समय नेहरू जी ने एक बात और कही कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही, और हमारा जो संविधान बना होना चाहिए वो भारत का संविधान भारतीयों अथवा भारतीयों द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बना होना चाहिए। मतलब हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारा संविधान कौन बनाए? कोई विदेशी बनाए। हमारा संविधान, हमारी नीतियां, हमारे तौर तरीके हम बेहतर समझते हैं, तो हमारा संविधान हमारे द्वारा बना होना चाहिए, भारतीयों द्वारा बना होना चाहिए, या भारतीयों द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा, मतलब हम ही चुने कि हाँ ये लोग अथॉराइज्ड हैं, ये संविधान बनाएंगे। तो भारतीयों द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बना होना चाहिए, ये प्रस्ताव नेहरू जी रखते हैं। यहां तक कि 1936 में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है, इसके बाद 1936 में जब लखनऊ का अधिवेशन होता है, तो यह बात पूरी तरीके से क्या कहते हैं अधिवेशन में स्वीकार की जाती है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन मेड बाय द आउटसाइडर्स। मतलब ब्रिटिशर्स अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और इस बात से यह भी कंफर्म हो गया था कि भारतीयों ने निश्चित कर रखा था कि हमें अब वह संविधान नहीं चाहिए जो कोई एक विदेशी बना करके हमको दे। तो 1936 के लखनऊ के अधिवेशन में इस बात की पुष्टि एकदम हो गई थी। अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होगा तो ब्रिटेन चाहेगा कि भारत साथ दे दे द्वितीय विश्व युद्ध में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग किया था, वैसे ही भारत भी सहयोग करे। इवन यहां तक की कहानी है कि ब्रिटेन ने बिना बताए हुए या बिना सहमति लिए हुए यह इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो भारत है वो हमारे साथ युद्ध में है। तो यहां से कांग्रेस ने उसका खंडन किया, उसे समाप्त किया कि नहीं, वी आर नॉट विद द ब्रिटिशर्स, हम जो है ब्रिटिश के समर्थन में नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में। और अब ब्रिटिश किसी तरीके से भारत का समर्थन चाह रही थी, लेकिन भारतीय इस बार देने को समर्थन तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केवल अपना लाभ चाहते हैं, हमारे लिए कुछ भी सोचते नहीं है। अब कहानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारे सपोर्ट को पाने के लिए 1942 में एक मिशन, क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इन्हीं के कैबिनेट के, ब्रिटिश के कैबिनेट के एक सदस्य थे। उनकी अध्यक्षता में एक मिशन आया था भारत, और ये एक प्रपोजल था, एक तरीके से प्रस्ताव था, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिशर्स जो है दे आर रेडी टू फॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध की समाप्ति के बाद ही हम आपकी संविधान सभा बना देंगे, और हम आपका संविधान भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी ही आपको आजाद कर दिया जाएगा। ऐसे प्रपोजल्स उसमें थे। लेकिन इस बार कोई भी भारतीय, मतलब कांग्रेस यहां पर इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आप प्रपोजल कब का दे रहे हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। और आप सारे लोग को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर
एक तरीके से उपनिवेशवाद का खात्मा हो रहा था, उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था। और उपनिवेशवाद समाप्त होने का मतलब है कि निश्चित तौर पर अगर जो भी देश हारता है उसके सारे उपनिवेश स्वतंत्र होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रपोजल हमको दिया जा रहा था जिसका कोई वर्थ नहीं था। मुस्लिम लीग ने इसका खंडन किया, इनकार कर दिया, कांग्रेस ने इनकार कर दिया, गांधी जी ने इसे आउटडेटेड चेक भी कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा कि एक ऐसा चेक आप मुझे दे रहे हो कि जो इसकी बैंक कल ही कंगाल होने वाली है। मतलब आप कल का चेक दे रहे हैं जिसकी बैंक आज ही कंगाल होने वाली है। मतलब आप प्रपोज तो कर रहे हो कि बाद में आपको हम आजादी दे देंगे, और आपके ऐसे हालात दिख नहीं रहे कि आप आजाद होंगे, आप जीत पाएंगे, तो हम तो वैसे ही आजाद हो जाएंगे। तो मतलब आप एक तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया। किसने इसे क्या कहते हैं, आउटडेटेड चेक कहा, गांधी जी ने कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, उत्तर दिनांकित चेक कहा। अब जब क्रिप्स मिशन की भी बात नहीं बनी तो कहानी यह होती है कि फाइनली हार जाते हैं ब्रिटेन, विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और इलेक्शन भी होता है। तो वहां पर सरकार जो होती है वो लिबरल पार्टी की बन जाती है। अब जब लिबरल पार्टी की सरकार बन जाती है, 1945 में ही यह घटना होती है। तो 1945 में ही लिबरल पार्टी इस बात को अनाउंस करती है कि वी आर रेडी टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम जो संविधान सभा की मांग है भारत के लिए वह बनाने को तैयार हैं, और हम जल्दी ही संविधान सभा भारत की बना करके उसका संविधान बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कहानी 1945 में अनाउंस की जाती है। और जैसे ही 1945 में ये कहानी होती है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में भारतीय संविधान सभा, मतलब कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों की समिति थी, जिसमें पहले सदस्य पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे, और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन वाले, वो भी इसमें आए हुए थे। तो 3 सदस्यों की एक समिति भारत में आती है। इसके 2 काम थे, एक तो इसे संविधान सभा का निर्माण करना था, दूसरी एक अंतरिम सरकार बनानी थी। क्योंकि देखिए, अगर केवल संविधान सभा का निर्माण होगा तो फिर देश भी तो चलना है, प्रशासन भी तो चलना है। इसीलिए संविधान सभा और इंतरिम गवर्नमेंट जो थी ये एक साथ चल रही थी। एक दिन अगर संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, दूसरे दिन गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स चला करते थे। और आप सबको यही पता है कि आप कि जब 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी तो फिर 10 दिसंबर को सरकार चलेगी, 11 दिसंबर को पहली बैठक दूसरी होगी तो फिर 12 को सरकार चलेगी, और फाइनली यह कहते कहते अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को होगी तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू होगा। इसके बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण के लिए एक संस्था बन गई। अब संविधान सभा का जब निर्माण होना था तो उसमें 389 सीटें, कुल 389 सीटें रखेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो सीटों का निर्वाचन होना था वो एकल संक्रमणीय पद्धति से होना था, और उसके साथ ही साथ ये जो है जो भी सदस्य थे वो केवल और केवल ब्रिटिश प्रांत से नहीं थे। इसमें दोनों जगह को मिलाया गया था। एक तो ब्रिटिश प्रांत, मतलब जहां पे ब्रिटेन का शासन था, वहां से सीटें ली जानी थी, और जो हमारी देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, वहां से भी हमें सीटें लेनी थी। तो कुल 389 में से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत से ली गई थी, और जो 93 लोग थे वो मनोनीत किए गए थे कहां से? देसी रियासतों से। ये जो 296 सीटें ली गई थी ब्रिटिश प्रांत से, जिसमें से 292 सीटें डायरेक्ट प्रांतों से ली गई थी, और 4 सीटें जो थी वो चीफ कमिश्नरीज होती थी। जो चीफ कमिश्नरी 4 थी वहां से 4 सीटें ली गई थी। तो 292 और 4 96 इधर कंप्लीट हो जाता है। देसी रियासत से 93 लोग जुड़ते हैं, जो शुरू में तुरंत आके नहीं जुड़ते हैं, समर्थन नहीं देते हैं संविधान सभा को, लेकिन ये धीरे धीरे करते करते 15 अगस्त 1947 तक लगभग सारे लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए, और 93 सीटें वहां से कंप्लीट होती हैं। तो इस तरीके से 389 क्या कहते हैं सीटों पे, जो कि जनसंख्या के आधार पर इनका निर्वाचन हुआ था ब्रिटिश प्रांतों से। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर प्रति 10 लाख पर 1 सीट का निर्वाचन हुआ था। ये सारे प्रश्न आपसे बन जाते हैं कभी कभार फैक्ट में। तो जब सीटें 389 पूरी कर ली गई तो अब संविधान बनना था, लेकिन संविधान सभा
कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और संविधान सभा कंटिन्यू ना हो पाने के पास कुछ दिन के ये रीजन थे कि जो जिन्ना साहब थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, और समर्थन वापस लेने के पीछे एक ही कारण था, वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक अलग संविधान सभा की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है। और उनके पाकिस्तान की मांग की वजह से उन्होंने बहिष्कार भी कर दिया था पहली बैठक का, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होनी है, तो इस दिन उसका अध्यक्ष भी होना था, और इसी वजह से हमने फ्रांस के नियम को फॉलो करते हुए सबसे जो अधिक आयु के व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें हमने पहले सदन का पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि 11 तारीख को हम राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना देंगे, और 13 तारीख एक महत्वपूर्ण बात, जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया जाएगा। और ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसमें संविधान के नेचर को वो एक्सप्लेन करेंगे, और जिसके बहुत ही संक्षिप्त रूप को आगे चल के हम लोग प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करते हैं। आपसे कई बार पूछा गया कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत करी थी, या किसके भाषण को अंततः प्रस्तावना के रूप में लिया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जो स्पीच दी गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था संविधान सभा में, उसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमने कहानी 1927 से लेकर के आते आते हम लोगों ने प्रस्तावना की स्वीकृति तक खत्म कर ली। संविधान सभा बन गई, संविधान की बैठकें होनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया है। अगर इसका बहिष्कार किया है तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। अभी जब बहिष्कार हो जाएगा, तो बहिष्कार होने के बाद बीच में एक छोटा सा रोल और आता है, उस कहानी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये निर्णय हो जाता है कि दोनों में आपस में बात नहीं बन रही है, तो वहां से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा जाता है मार्च 1947 में। मार्च 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और वो उन्होंने भरसक प्रयास किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठकें करवाई, बात किया, अंततः यह फाइनल हो गया कि इन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता, इनको दो नेशन चाहिए ही। तो उन्होंने 26 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और 26 जून 1947 को जो रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसमें साफ साफ लिखा कि ब्रिटिश इंडिया हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट डोमिनियन। ठीक है, 2 डिफरेंट डोमिनियन में डिवाइड होंगे। हालांकि जब हमारा आजादी का प्रस्ताव पेश होगा, तो वहां पर ब्रिटिश भारत को 2 अलग अलग देश और 565 देशी रियासतों को अलग आजाद किया जाएगा, और ये छूट दी जाएगी कि इसमें से 565 में से जो भी पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, जो भारत में ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से संविधान सभा की बैठकें हुई, कैसे संविधान बना, और ये जो देशी रियासतें थी किस प्रकार से भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ जुड़ी। तो चलिए आज की बात यहीं पर रखते हैं, और अगले वीडियोस में मुलाकात हमारी आपकी होती है अगले मैटर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई बात और जाननी हुआ करे, कुछ कंफ्यूजन हुआ करे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता के दिया करिए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन।